हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित IAS। गर्वित IAS पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर्स की। आज न्यूज़ में IAS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कुछ है और प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए ही। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 की। ये क्यों चर्चा में है? सरकार इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी कि जो संशोधन सरकार करना चाहती है उससे ये जो एक्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप के लिए उसने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि यह मामला संसद के पास है और विधायिका के कार्य में दखल देकर वह सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। हम इस न्यूज़ को क्यों बता रहे हैं? अक्सर न्यायपालिका पे, सुप्रीम कोर्ट पर या हाई कोर्ट पर यह आरोप लगता है न्यायिक सक्रियता का कि वो विधायिका के कार्य में दखल देते हैं। एक न्यूज़ हमने आपको कल बताई थी कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। और आज फिर ये दूसरा एग्जाम्पल। तो कभी अगर आपको इसके फेवर में लिखना हो या न्यायिक सक्रियता है उसके विरोध में कुछ लिखना होगी, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि न्यायालय ने इस तरह से इन चीज़ों को कब विधायिका के दायरे में बताया और वहाँ दखल लेने से मना किया। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट दरअसल है क्या कि जो लोग कुछ भ्रष्टाचार या किसी भी केस में कुछ उजागर कर देते हैं मामला, तो उनका नाम अगर सामने आ जाता है तो उनको डर होता है कि उनको कोई हानि पहुंचाई जाएगी, तो उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वो जो व्यक्ति है उसको विसल ब्लोअर कहते हैं, तो उसका नाम गोपनीय रखने के लिए, उसकी सूचनाएं गोपनीय रखने के लिए यह एक्ट आया था। चलिए बाकी क्या काम का है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये कुछ त्यौहार पर्व पूरे देश में अभी 13 जनवरी 14 जनवरी को मनाए जा रहे हैं। ये काम किया तो इसको देख लेते हैं। लोहड़ी मनाया गया, संक्रांति मनाया गया 13 जनवरी को। 14 जनवरी को भोगाली बिहू और पोंगल मनाया जाएगा और बाड़गा धनु यात्रा। तो UPSC दरअसल करता क्या है, 2 सब्जेक्ट में, एक तो साइंस टेक में और एक आर्ट एंड कल्चर में। इनमें सीधे सीधे टर्मिनोलॉजी या ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, संक्रांति, या इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। और जैसे इसमें कुछ शब्द थे जैसे कि मेजी, तो वो आपसे पूछ लेगा मेजी क्या है, उरुका क्या है। तो ऐसे सीधे सीधे शब्द पूछ लिए जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में और साइंस टेक में। तो ये 5 हैं, इन 5 को एक बार जल्दी से देख लेते हैं जो थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी न्यूज़ में थी। बाकी आप इनको, आपके पास जो भी आर्ट एंड कल्चर की बुक हो उसमें आप डिटेल से पढ़ लेना। लोहड़ी के बारे में दिया गया था कि लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, 13 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना कब मनाया जाता है। जब सूर्य उत्तरायण में जाते हुए मकर राशि में प्रवेश करता है। लोहड़ी को उत्तर भारत में सबसे ठंडा दिन माना जाता है। इतना लोहड़ी के बारे में न्यूज़ में दिया गया था। संक्रांति को बताया कि तेलुगु भाषी लोगों का बड़ा त्यौहार है, समूचे तेलंगाना में मनाया जा रहा है, 3 दिन तक चलता है। और संक्रांति पर्व के पहले दिन का अनुष्ठान जो होता है उस अनुष्ठान को भोगी बोलते हैं। तो इस तरह की बातें आप ध्यान रख लेंगे। अगर UPSC में भोगी क्या है, तो जो संक्रांति का पर्व है उसमें पहले दिन का जो अनुष्ठान है वो भोगी कहलाता है। भोगी मंतलू के प्रकाश के साथ ही 3 दिनों के संक्रांति त्यौहार का शुभारंभ हो जाता है। और कुछ ऐसा दे सकता है कि ऐसा मान्यता है कि ये जो भोगी है, भोगी मंतलू के प्रकाश की रोशनी से पापी शक्तियाँ दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये जो भोगी शब्द है ये आप इसको देख लेंगे। और एक आपको ये काम आ सकता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। पूछ लें हरिदासुलू जो है वो क्या है। तो संक्रांति के त्यौहार पर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर जो भजन कीर्तन गाते हैं उनको बोलते हैं हरिदासुलू। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। इसमें आपने देख लिया लोहड़ी और संक्रांति। भोगाली बिहू तो असम में मनाया जा रहा है, इतना ध्यान रखना है कहाँ का त्यौहार है। और उस त्यौहार में कुछ छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं, जैसे अभी देखा आपने भोगी, तो भोगाली बिहू के अवसर पर ये बधाइयाँ दी, ये काम का नहीं है। बस आप ध्यान रख लेंगे कि ये जो भोगाली बिहू है फसल कटाई का यह पर्व 14 मतलब फसल कटाई का पर्व है, 14 जनवरी को मनाया जाएगा। और इसमें एक शब्द है मेजी। तो मेजी जो है वो क्या है, भोगाली बिहू के अवसर पर जो पुआल और लकड़ी से बनाई जाती है वहाँ पे वो जलाने के लिए मेजी शब्द आप ध्यान रख लेंगे। मेजी शब्द क्या है, भोगाली बिहू से संबंधित है। भोगाली बिहू के टाइम पे ये बनाया जाता है पुआल और लकड़ी से, ठीक। और
उरुका क्या है? तो उरुका भी भोगाली बिहू से संबंधित है। उरुका क्या बोलते हैं? रात में लोग मिलजुल कर एक साथ में भोजन करते हैं, तो इसको भी एक टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे उरुका। तो क्या क्या देख लिया आपने देख लिया लोहड़ी, संक्रांति, भोगाली बिहू, पोंगल हम आपको कल बता चुके हैं कि जो मकर संक्रांति है उस पर मनाया जाता है। और पोंगल भी हमने आपको बताया था कि इस पर पे जल्लीकट्टू पे विवाद चल रहा है। किस तरह से जो वो सरकार है वो कह रही है कि केंद्र इसके लिए अध्यादेश लेके आए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो सब हमने आपको कल बता दिया था। एक अगला सप्ताह बारगढ़ धनु यात्रा। तो बारगढ़ धनु यात्रा कहाँ से संबंधित है? तो आप इतना ध्यान रख लेना बस कि ये ओडिशा से संबंधित है, 11 दिन की बारगढ़ धनु यात्रा। बाकी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में ये न्यूज़ थी कि जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है उससे संबंधित है। सामाजिक आर्थिक जनगणना क्या है? 1932 के बाद पहली बार कराई गई थी। इसको बोला जाता है सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011। 2011 इसको बोलते हैं, लेकिन इसको जो इशू किया था गवर्नमेंट ने वो 2015 में किया था। 2011 बोलते हैं, 15 में इशू किया। तो अभी क्यों चर्चा में है? अभी चर्चा में इसलिए है कि इससे पहले ये और देख लेते हैं कि इस जनगणना का उद्देश्य क्या था। इस जनगणना का उद्देश्य था कि जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवारों के वर्गीकरण के उद्देश्य है कि किस किस परिवार को लाभ दिया जाए और किस किस को नहीं दिया जाए, उनका वर्गीकरण करना। उसके उद्देश्य से ये जनगणना कराई गई थी, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, जिससे इन लोगों की पहचान की जा सके। न्यूज़ में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने और लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है उसके आंकड़ों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसने 2 योजनाएं, ये आप ध्यान रख लेना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत परिवार को कवर करने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों पर आधारित अंतर्राज्यीय आवंटन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब इन तीनों में उसने इसको किया है। तो ये जनगणना थी चर्चा में, और इसमें यह था कि ये जनगणना कराई गई, फिर इस जनगणना के लिए एक समिति बिठाई गई, जिस समिति को ये पता लगाना था या ये सुझाव देने थे कि ये जो आंकड़े हैं जनगणना के उनका कैसे लाभ उठाया जाए। तो उसके लिए एक समिति बिठाई गई थी, और जो विशेषज्ञ समूह बिठाया गया था उसकी जो उसने सिफारिश की थी उन सिफारिशों को मान लिया गया, और उसको मानने के बाद पे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये फैसला लिया। और जो वो विशेषज्ञ समूह था उसने ये भी कहा कि जो SECC आंकड़ों के इस्तेमाल और उसके TIN नंबर से सरकार अपनी पहलों को अधिक प्रभावी बना सकती है। मतलब कि जो आप पढ़ते हो टारगेटेड, कि अगर आप कोई योजना ला रहे हो तो वो टारगेटेड होगी, लक्षित होगी। आप केवल जो मतलब जिसको उसकी आवश्यकता है केवल उसी को वो मिलेगी, उससे कोई ऐसे लाभ नहीं उठा पाएंगे। मतलब उससे भ्रष्टाचार कम होगा और इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये और आप सामाजिक आर्थिक जनगणना का कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप ऐसे देख सकते हैं, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जाति भाषा धर्म के आधार पर जो टिप्पणी की जाएंगी चुनाव में तो उनको गलत माना जाएगा और गैरकानूनी माना जाएगा। तो डिबेट उठी थी, क्या जाति को, धर्म को, इन सबको इन गतिविधियों से दूर किया जा सकता है या नहीं। तो अगर उसको कभी आपको उसके अगेंस्ट में कुछ लिखना हो तो आप ये कह सकते हैं, जब सरकार सारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कराई है, उसी में जाति शामिल है, जाति के आधार पर हम लोगों को चुनते हैं, उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि फिर जाति शब्द को जो निर्वाचन प्रक्रिया है उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो कभी अगर आप अगेंस्ट में लिखने का अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले, लिखना पड़े, तो एक खंदेरी शब्द आप याद कर लेना साइंस टेक में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इस बार के प्रीलिम्स के लिए। साइंस टेक में हम फिर बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है केवल, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता। आप पूरे साल साइंस टेक में डीपली पढ़ते रहते हो, पूरा रॉकेट साइंस पढ़ने में लगे रहते हो, कुछ नहीं, बस टर्मिनोलॉजी की खंदेरी है तो खंदेरी क्या है इतना भी अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं खंदेरी क्यों चर्चा में है। तो भारत की समुद्री सुरक्षा को उस वक्त मजबूती मिली, ये न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में था, हमने एज इट इज़ लिख दिया है। जो खंदेरी है वो स्कॉर्पियन क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी श्रृंखला की दूसरी पनडुब्बी है, और यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। तो अगर आप इतना याद रख लेंगे, स्कॉर्पियन क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी है और प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है,
तो आपका काम चल जाएगा। दूसरी पनडुब्बी है, पहली कौन सी थी? पहली जो पनडुब्बी थी वो थी कोलावरी। और इसमें आप क्या काम याद कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए ये कर सकते हैं कि जो इसका निर्माण किया गया है वो मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड और फ्रांस की मैसर्स DCNS ने मिलकर किया है साथ में। इतना याद रख लेना, भारत, फ्रांस और भारत में ये, उससे काम चल जाएगा। बाकी ऊपर ही बता चुके हैं कि स्टेल्थ टेक्निक है, इसका मतलब तो फिर कि रडार जो है उसकी पकड़ में ये नहीं आएगी और इसकी लोकेशन का पता रडार से नहीं लग पाएगा। और कहाँ कहाँ काम आएगी, तो किन किन अभियानों में? तो न्यूज़ में ही था कि सतह रोधी युद्धक क्षमता में, पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता, खुफिया जानकारी जुटाना, क्षेत्र की निगरानी करना, उन सब में इसको काम में लाया जा सकता है। और क्या काम आ सकता है? ये कुछ लाइनें काम आ सकती हैं कि जो एडमिरल हैं लामादी, उन्होंने कहा कि ये पोत निर्माण इकाइयों की उच्च स्तर के अनुभव और विशेषज्ञता को बयां करता है कि हमने इतनी अच्छी पनडुब्बी का निर्माण किया है। यह देश के आत्मनिर्भरता और एकीकरण में महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, देश की आत्मनिर्भरता एकीकरण में महत्वपूर्ण कदम है, इन्हीं को थोड़ा डेवलप करके मेंस में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि वो किस तरह से एकीकरण करता है। और हम आपको ये भी बता दें कि जो भारतीय नौसेना है इस बार बहुत संभव है कि मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो 2017 साल है ये भारतीय नौसेना का स्वर्ण जयंती अवसर है। तो आप इस पे आपको नौसेना पे कुछ भी इशू अगर मिलता है तो आप उसको तैयार कर देना, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। और क्या काम आ सकता है आपको प्रीलिम्स में? ये काम आ सकता है आपको कि जो MDL के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि खंदेरी नाम, इसका खंदेरी नाम क्यों दिया गया? तो खंदेरी नाम उन्होंने बोला कि खंदेरी का नाम मराठा बलों के द्वीपीय किले, उनका द्वीपीय किला था, खंदेरी के नाम पर आधारित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना कि खंदेरी जो है वो एक पनडुब्बी का नाम है और इसके नाम पे दिया गया है और स्टेल्थ टेक्निक पर है। और ये था कि खंदेरी जो है वो टाइगर शार्क का भी नाम है और इसको भारतीय सेना में INS खंदेरी के नाम से जोड़ा जाएगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत काम का है। इसमें जो 3-4 बातें हमने आपको बताई हैं कि प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है और ये सब, ये आप देख लेना। अब बाकी काम का था भारत फ्रांस आतंकवाद सहयोग पे। आप सभी जानते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, उसमें फ्रांस के विदेश मंत्री आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो काफ़ी काम आ सकती हैं। आप एक बार जल्दी से देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। तो फ्रांस ने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे भारत को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी समूह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर जोर दिया है। उरी स्थित सेना के शिविर पर आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा नियंत्रण रेखा पार पिछले साल सितंबर माह में किए गए लक्षित हमलों, यानी कि जिसको आप बोलते हो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहा कि जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हैं उन पर इन्होंने टिप्पणी की कि हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री अभी तक कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सहयोग प्राप्त है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो फ्रांस वगैरह है उन्होंने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक को सही माना है। और उन्होंने कहा कि हम भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी समूह, खासकर लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा आतंकवाद को कोई भी तर्क न्याय संगत नहीं ठहरा सकता, इसे हर जगह समान प्रतिबद्धता से लड़ना चाहिए। जब देश को इस किस्म के आतंकी खतरे का सामना करना पड़ता है तो उसे अपनी रक्षा करने का भी अधिकार है। तो इस तरह की बातें, आप कभी आतंकवाद पे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे काम आ सकती हैं। और आपने देखा कि जो आतंकवादी है पाकिस्तानी आतंकवादी अजहर, भारत उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाता है और चीन उसको बार बार रोक देता है। तो उस पर इन्होंने टिप्पणी की कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उन्होंने बताया कि जैसे मोहम्मद का नाम समिति की आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल है। तो जब जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है तो इसका जो प्रमुख है इसे सूची में शामिल करने के पक्ष में मजबूत तर्क हैं और भारत ने इसका अनुरोध किया है। और उन्होंने बताया कि फ्रांस न केवल इसका समर्थन करता है बल्कि सह प्रस्तावक है। अजहर के बारे में आपको बता दें कि जो अजहर हैं, आप जानते हैं कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहृत हो गया था, उसको कंधार ले जाया गया था अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद में कुछ आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग की गई थी, तो उसमें अजहर को छुड़ाया गया था।
और यहाँ से छूटने के बाद उसने पाकिस्तान में नए संगठन जैसे मोहब्बत का गठन किया, और संसद पे जो आतंकवादी हमला 2001 में हुआ उसमें भी इसका हाथ माना जाता है। और सेना का वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो चर्चा में था। इसको देखने से पहले देख लेते हैं कि ये जो जवान और सोशल मीडिया का इशू चल रहा है इसमें क्या क्या हुआ अब तक। तो कल हमने आपको बताया था कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर, पहले इनका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में सीआरएफ के जवान का वीडियो वायरल हुआ, और अब सेना के एक जवान यज्ञ प्रताप सिंह का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि एक तो ये शब्द जो आपको बार बार मिल रहे हैं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, तो ये इतने सारे शब्द, इतने सारे जवान, अलग अलग इनके नाम क्यों हैं, तो ये आप ध्यान रखना कि केंद्र में एक है आर्मी और बाकी हैं सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। अब जो आर्मी है इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो आर्मी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, और जो सीएपीएफ है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। सीएपीएफ में क्या क्या आता है, तो ये जितनी भी फोर्स हैं, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, ये सब सीएपीएफ का भाग हैं। तो अभी तक आपने देखा जो पिछली 2 न्यूज़ थी वो सीएपीएफ से संबंधित थी, जो कि बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों इसी में आता है। आज आर्मी के एक जवान ने भी कुछ इस तरह की शिकायत की है कि उसको भी शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आर्मी प्रमुख हैं उन्होंने क्या कहा, उसको देखने से पहले देख लेते हैं कि जो ये आर्मी के जवान हैं इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए। और ये हमने पहले अंदेशा जाहिर किया था कि अगर इस तरह का होगा तो बाकी जवानों को भी प्रेरणा मिल सकती है, और आप देख रहे हैं कि ये वैसा ही कुछ हो रहा है। तो सिंह ने आरोप लगाया है कि जो इनके अधिकारी हैं वो इनसे जूते पॉलिश कराते हैं और शोषण करते हैं, और अगर उनके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनको धमकाया जाता है कि नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सेना के अधिकारी जवानों का शोषण करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कोर्ट मार्शल की धमकी देते हैं कि कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं सेना में 15 साल 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि भारतीय सेना में अधिकारी जवानों का कैसे शोषण करते हैं। और बोले कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि सारी पावर अधिकारियों के पास में है, और मैंने कुछ सोचते हुए आखिर में फ़ैसला लिया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। उसके लिए फिर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। कब लिखा ये? 15 जून 2016 में। प्रधानमंत्री दफ्तर से इनके ब्रिगेड से जवाब मांगा गया, और जब इनके ब्रिगेड में जवाब मांगा गया, इनसे पूछा गया कि एक पत्र आपकी ब्रिगेड से आया है, क्या उसमें लगाए गए आरोप सही या गलत हैं, अगर वो सही हैं तो उनमें सुधार किया जाए। ये पत्र मिला, और इस पत्र को मिलने के बाद में इनको इनकी ब्रिगेड में और ज़्यादा परेशान किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि मुझे इतना परेशान किया गया कि एक आम सैनिक होता तो वो सुसाइड कर लेता। और इनकी पत्नी ने बताया कि उनका मोबाइल छीन लिया गया है, सुबह कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि मैं बात नहीं कर सकता और तुम ये बात मीडिया को बता देना। तो आप देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है कि हर आदमी कुछ भी चाह रहा है तो वो चाह रहा है कि मीडिया में चला जाए। तो मीडिया को एक तरह से क्या मीडिया कोई शिकायत करने वाली संस्था है, या मीडिया कोई न्यायालय है जो कुछ सज़ा सुनाएगा या कुछ करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग क्यों मीडिया की तरफ भाग रहे हैं कि उसको पोस्ट किया जाए, पब्लिक के सामने लाया जाए। जो उनके यहाँ प्रक्रिया हैं, किसी भी संस्थान का एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होता है, तो आप उसके अंतर्गत की अगर आपको कोई परेशानी है, कहाँ शिकायत करें, उसके बाद कहाँ जाएं, तो वहाँ लोग क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं, क्यों मीडिया पे डाल रहे हैं। तो इस सब को हम देखेंगे अभी आगे कि उन्होंने ये कहा कि तुम ये बात मीडिया को बता देना, तो किस तरह से लोग मीडिया की तरफ सब कुछ मीडिया के थ्रू कराना चाह रहे हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। तो उन्होंने काफ़ी बातें कही, लेकिन पहले चूँकि हम सैनिकों की बात कर रहे हैं तो इनसे संबंधित क्या कहा उसको पहले देख लेते हैं। सैनिकों से कहा कि अपने सभी मुद्दे आंतरिक स्तर पर उठाने के लिए कहा, और सार्वजनिक माध्यम के प्रयोग से बचने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आप मुझे डायरेक्टली कह सकते हैं, और आर्मी हेडक्वार्टर और बाकी कमांड्स में सजेशन एंड ग्रीवांस बॉक्स लगे हुए हैं, आप उसमें अपनी शिकायत डाल सकते हैं और उस पर हम ध्यान देंगे। रावत ने कहा कि हमारे लिए हर जवान मायने रखता है। और उन्होंने एक काम की बात कही कि रैंक और सेवा को किनारे रखकर कोई भी, आप ये नहीं कि इस रैंक का अधिकारी मुझसे संपर्क कर सकता है, कोई भी अधिकारी मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है, और हम चाहते हैं कि जवान सोशल मीडिया की बजाय सीधे हमारे पास आएँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास बेहतर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। इसका मतलब अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो पूरी प्रक्रिया है कि वो आगे हमें अपनी परेशानी बताए और हम उस परेशानी को हल करें।
तो बेहतरीन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है तो आप उसका प्रयोग करें। चलिए, जब इसको देख रहे हैं तो हाथ के हाथ ही केस स्टडी भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज़ में आएगा, और यहाँ पे भी देख ले रहे हैं कि अगर बेहतरीन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है तब फिर सेना के या CAPF के जवान ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो इस रिड्रेसल सिस्टम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा अभी कि उन्होंने बताया कि मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट को लिखा। तो PMO से जवाब आया और उसमें उस ब्रिगेड के अधिकारी से ही पूछा गया कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसमें सुधार करो। जब वो अधिकारी ही दोषी है तो वो उस पत्र का क्या जवाब देंगे और उसमें क्या सुधार लाएंगे। ऑब्वियसली जो इसने शिकायत की थी वो उसको और अधिक प्रताड़ित कर सकते हैं। तो यहाँ पे समस्या यह है कि जो हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसमें परेशानी है। वो जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसके अंतर्गत जो सेना के जवान हैं उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया जा रहा है। इसके लिए वो मजबूर हो रहे हैं कि अपने वीडियो को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करें। केस स्टडी में इसका कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ शब्द हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे उन शब्दों का प्रयोग केस स्टडी में हो सकता है। जैसे कि एक शब्द था, कल बताया था आपको कि वास्तविकता रिपोर्ट मांगी जाएगी। ठीक, वास्तविकता रिपोर्ट मांगी, और वास्तविकता रिपोर्ट क्या आ सकती है? ये आ सकती है कि सेना का जवान है उसकी कुछ गलती रही हो। तो अगर सेना का जवान है उसकी कुछ गलती है तो आप क्या कहेंगे? सपोज़ कीजिए आप अधिकारी हैं, अब आपको हर अधिकारी की पावर तो नहीं पता कि वो अधिकारी क्या क्या कर सकता है। UPSC में जब केस स्टडी का आंसर आप लिख रहे होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपको एक पद दे दिया जाता है कि आप वो हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे। अब आपको इतने पद देश में हैं, सब पद के साथ पास क्या क्या पावर होती हैं आप नहीं याद कर सकते और ना ही आपको पता चल सकता। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप बिना उस पद की पावर जाने भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको पता चला कि ये जो सैनिक है इसने ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का यूज़ नहीं किया और डायरेक्ट ये कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि सर्विस रूल के अनुसार, अब सर्विस रूल के अनुसार चाहे कुछ भी सजा उसके लिए हो, आप सिंपल से बस ये कह देंगे सर्विस रूल के अनुसार मौका देकर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है सर्विस रूल में पहले फर्स्ट वार्निंग देने का हो कि पहले उसको एक वार्निंग देंगे, फिर भी नहीं सुधरा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये गोल्डन लाइन है, आप इसे कहीं भी फिट कर सकते हैं कि सर्विस रूल के अनुसार मौका देकर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर इसी केस स्टडी में आप देखें और जो सेना का जवान है उसने रिड्रेसल सिस्टम का यूज़ किया जैसे कि ऊपर, और उसने ठीक से काम नहीं किया, और नहीं किया तो फिर उसने अपना जो वीडियो बना के मीडिया पे डाला, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसने सर्विस रूल के उल्लंघन किया है तो ये वाला काम तो आप करेंगे ही करेंगे कि सर्विस रूल के अनुसार मौका देकर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले मौका देंगे उसको और तब भी नहीं मानता एक्शन लेंगे। लेकिन फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इसकी जांच की जाएगी कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में सैनिकों का भरोसा क्यों कम हो रहा है, तथा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की कमियों को दूर करा जाएगा तथा उसे पहले से बेहतर बनाया जाएगा, जो वर्तमान समय है उसके अनुकूल बनाया जाएगा। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आप केस स्टडी में बहुत आसानी से किसी भी केस स्टडी में आप फिट कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका अपना एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होता है, उसके अपने सर्विस रूल होते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट की केस स्टडी में आप इसको लिख सकते हैं। बाकी सेना प्रमुख ने भारत पाक के विषय में बोला इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी, और उन्होंने बोला कि एक कहावत है कि रक्षा के लिए आक्रमण सबसे अच्छा होता है, लेकिन हम आक्रमण की नीति पर नहीं चलते, लेकिन अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उस पर आक्रमण करेंगे। तो ये सब आप देख लेना, काम में आ सकता है। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में ये आर्टिकल था PIB में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनूप भटनागर जी का। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत बहुत काम का है, तो इसको आप देख लें। आर्टिकल में क्यों, मतलब ये चर्चा में क्यों था, पहले उसको एक बार हम आपको बता देते हैं। पूरा आर्टिकल का सार क्या है एक बार उसको समझ लेते हैं, विवाद क्या है, फिर आप इसको आराम से पढ़ लेना। देखिए, आप जानते हैं कि 99वां संविधान संशोधन किया गया था जिससे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को क्या करना था? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियां करनी थी। लेकिन इस 99वें संविधान संशोधन को 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2015 में असंवैधानिक करार दिया। इसकी प्रतिक्रिया में विधायिका ने यह कहा कि ये 99वां संविधान संशोधन लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास किया, राज्यसभा ने लगभग सर्वसम्मति से पास किया, आधे से अधिक राज्यों से इसको पास कराया गया, और उसके बाद में न्यायालय ने केवल 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-1 के आधार से इसको खारिज कर दिया। तो पूरा विवाद क्या है? वो ये है
कि जो न्यायाधीशों की पीठ होती है जो संविधान संशोधन को जांचने की वो संविधान के सम्मत है या नहीं है, या संविधान की व्याख्या करने के लिए लगाई जाती हैं, उनकी संख्या में वृद्धि की जाए कि इतना अब पूरी लोकसभा राज्यसभा आधे से अधिक राज्य मिलकर पास करते हैं और 5 लोग बैठ के कह देते हैं कि नहीं ये गैर संवैधानिक है, तो इन 5 लोगों की संख्या को कुछ बढ़ाया जाए। अगर आप किसी संशोधन को जांचना चाह रहे हो कि वो संवैधानिक है या नहीं है, तो उसके लिए 11 सदस्यों की पीठ हो। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि कोई व्याख्या आपको संविधान की करनी है, निर्वचन करना है, तो उसके लिए 7 सदस्यों की पीठ हो। ऐसा बोला है एक समिति ने, यह है कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी समिति। उसने ऐसी सिफारिश की है कि संविधान संशोधन की वैधता से जुड़े मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कम से कम 11 सदस्यीय न्यायपीठ को करनी चाहिए, तथा संविधान के निर्वचन से जुड़े मामलों की सुनवाई भी उच्चतम न्यायालय के कम से कम 7 न्यायाधीशों की पीठ को ही करनी चाहिए। इन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो तर्क इन्होंने ये दिए हैं कि जब उच्चतम न्यायालय को बनाया गया था तो उसके पास में केवल 7 जज थे, और 7 जज थे तब ये बोला गया था कि अगर संविधान से संबंधित आपको कोई व्याख्या करनी है तो उसके लिए 5 सदस्यीय पीठ का किया जाएगा, या आपको अगर राष्ट्रपति ने कोई सलाह मांगी है अनुच्छेद 143 के तहत संविधान की व्याख्या करनी है, आपको कुछ निर्वचन करना है, 5 सदस्यीय संविधान पीठ बनानी पड़ेगी, न्यूनतम 5 सदस्यीय। ये ध्यान रखेंगे आप, न्यूनतम 5 सदस्यीय, या 7, 9, 11 ऐसे वो बढ़ सकती है। उन्होंने बोला अब न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई है, तो अब ये जो न्यूनतम 5 सदस्यीय है इसको न्यूनतम 5 से बढ़ाकर न्यूनतम 11 किया जाना चाहिए, और अगर निर्वचन करना है तो उसके लिए न्यूनतम 7 किया जाना चाहिए। तो ये चर्चा में है। बाकी ये आर्टिकल आपके काम का है, इस आर्टिकल को हम आपको पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं एज इट इज़, तो आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं 14 जनवरी के करंट अफेयर्स में। गर्विताई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।